माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसमें हम लोग फ्रेम एक करेक्ट सेंटेंस बाय रीडिंग द वर्ड्स पढ़ेंगे, जिसमें सेंटेंस को जो है व्यवस्थित करके रखना होता है। इसके पहले पार्ट में हम लोग जो है 15 क्वेश्चनों को पढ़े थे, और इस पार्ट में भी हम लोग 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं अभी तक, तो उसको देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा। दोनों पार्ट अगर आप लोग देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा, इन्हीं दोनों पार्टों में से ज़रूर आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके। इसमें सेंटेंस को हम उसी तरह व्यवस्थित करेंगे जो इसके पहले पार्ट में हम लोग किए थे। ठीक है, लिखा है फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीडिंग द वर्ड्स। जो दिए गए वाक्य हैं उनको जो सही करके जो है क्रम व्यवस्थित करना है। इस तरह से क्रम व्यवस्थित करना है ताकि उसका भाव जो है कुछ निकले, यानी उसका पूर्ण भाव हो। तो देखिए, पहला प्रश्न है, गिव हिम द फादर पुअर 500 ट्रीटमेंट रुपीज़ फॉर। इसके लिए क्या करेंगे? हमने इसके पहले बताया था कि सेंटेंस को व्यवस्थित करने के लिए आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद आप लोग अदर लगा देंगे, अदर वर्ड जो भी कुछ बचता है। मेन में हमारा चीज़ यही है, कर्ता क्रिया कर्म अगर ये व्यवस्थित ढंग से हैं तो बाद में बाकी चीज़ें आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, चल जाएगा, लेकिन ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढें, तो सब्जेक्ट में यहाँ पे गेव देने की बात हो रही है, उसे फादर पुअर फार्म। तो यहाँ पे देखेंगे तो फादर जो है पिता, यही एक आपका नाउन है, ये आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखें, जब किसी नाउन की विशेषता बताई जाती है तो उसको हम लोग पहले लिखते हैं, एडजेक्टिव को नाउन के पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे पिता की विशेषता क्या हो जाएगी, तो आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो पिता की विशेषता पुअर हो जाएगी। पुअर माने बेचारा भी होता है और पुअर माने गरीब भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेचारे की बात होगी। अब यहाँ पे देखेंगे द लगा है, तो द फादर के लिए लगा है, लिखेंगे द पुअर फादर, द पुअर फादर। यानी बेचारे पिता। अभी सब्जेक्ट हो गया द पुअर फादर, हो गए सब्जेक्ट। अब इसके बाद वर्ब देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है? गिव। ठीक है, गिव माने देना। यहाँ पे गिव का सेकंड फॉर्म गिव है, पास्ट इंडिफिनिट है, और गिव एक वर्ब है। वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या दिए हैं? देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हिम है यह भी एक ऑब्जेक्ट है, और 500 रुपीज़, यहाँ पे देखेंगे 500, ठीक है, 500 रुपीज़ यानी रुपए, ये भी क्या है? आपके ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप लोग पहले लिखेंगे किसको? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। तो हो गया द पुअर फादर गिव हिम, यानी बेचारे पिता उसे दिए। क्या दिए? अब दूसरा ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा हो गया डायरेक्ट। तो क्या दिए हैं? 500 रुपीज़ दिए हैं, लिखेंगे 500 रुपीज़। ठीक, अब बचा क्या है? बचा आपका है फार बचा है, और यहाँ पे ट्रीटमेंट बचा है। तो ट्रीटमेंट के पहले फार आएगा, क्योंकि फार एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन एक नाउन के साथ आएगा। तो लिखेंगे फार ट्रीटमेंट, TREATMENT। अब आपका कंप्लीट हो गया। द पुअर फादर गिव हिम 500 रुपीज़ फॉर ट्रीटमेंट, यानी बेचारे पिता उसे 500 रुपये इलाज के लिए दिए। बेचारे पिता उसे 500 रुपये इलाज के लिए दिए। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं, ऑनेस्टी द पॉलिसी बेस्ट इज। ठीक है, इसको पढ़े होंगे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, यूनिवर्सल ट्रूथ में चला जाता है। तो यहाँ पे ऑनेस्टी वन ईमानदारी। ठीक है, इस सेंटेंस आपका होता है, इस सब्जेक्ट का काम करेगा ऑनेस्टी, इस सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और वर्ब क्या है? इज है, ऑनेस्टी इज। ठीक है, और यहाँ पे द बेस्ट पॉलिसी होगा। क्यों? क्योंकि द क्या है? द एक बेस्ट, बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है? द आता है। आप लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे द बेस्ट। ठीक है, बेस्ट माने सबसे अच्छा, अब पॉलिसी माने नीति। ठीक है,
इस पॉलिसी की वो विशेषता बता रहा है कि पॉलिसी जो नीति है वो कैसी है, बेस्ट है। तो हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो देखें कोई भी सुपरलेटिव डिग्री अगर है तो सुपरलेटिव डिग्री की पहले क्या आता है, द आता है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। देखें अगला है दिस इन सेल दे फ्रूट्स ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो सब्जेक्ट तो आपका दिस होगा नहीं ना, सेल होगा, सेल तो वर्ब है, दे फ्रूट्स ऑफ। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन होता है ज़्यादातर वही सब्जेक्ट होता है, नाउन प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर प्रोनाउन मिल जाए तो प्रोनाउन को ही आप लोग सब्जेक्ट मानेंगे, तो लिखेंगे दे ए आपका सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो वर्ब क्या है, सेल है, दे सेल, SELL बेचे, क्या बेचे। अब देखिए वर्ब क्या है, वर्ब है फ्रूट्स। अब चूंकि दिस के साथ फ्रूट्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रूट्स क्या है, ये प्लूरल में है और दिस क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसका कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अगर यहाँ दिस के जगह पे दीज होता तब दीज फ्रूट्स हो सकते कि वे इन फलों को जो है दुकान में बेचे, तो इसलिए इस चीज को लगाएंगे नहीं। सब्जेक्ट हो गया दे, वर्ब हो गया सेल, बेचना, क्या बेचेंगे, फ्रूट्स बेचेंगे, फल बेचेंगे। तो अब फ्रूट्स क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दे सेल फ्रूट्स, वे फल बेचे। अब बचा क्या है, बचा है आपका इन दिस शॉप। अब तो दिस शॉप यह दुकान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इन क्या एक प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन पहले आएगा, और शॉप के पहले ये दिस है, शॉप एक नाउन है, और नाउन के पहले क्या रखा जाता है, एडजेक्टिव। तो दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और शॉप एक नाउन हो गया, ठीक है। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है। तो दे सेल फ्रूट्स इन दिस शॉप, वे इस दुकान में फल बेचे। अगला है फेल्ड फॉर मिस्टेक हिज ही सॉरी, ठीक है। फेल्ड माने महसूस किया, फॉर मिस्टेक माने गलती के लिए, हिज माने अपने, ही माने वह, सॉरी माने दुख। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट आप ढूंढेंगे तो यहाँ पे ही जो है एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन ही ज़्यादातर सब्जेक्ट माना जाता है, तो यहाँ पे रखेंगे ही। अब देखें कोई सहायक क्रिया है कि नहीं, क्योंकि कर्ता के बाद क्रिया होती है, तो सहायक क्रिया कुछ भी नहीं है। तो मुख्य क्रिया क्या है, फेल्ट। और फेल्ट कैसे मुख्य क्रिया है, क्योंकि फील माने होता है महसूस करना, और फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट होता है, तो यही आपका जो है मेन का वर्ब हो गया। ही फेल्ट, वह महसूस किया, क्या महसूस किया, सॉरी। गलती महसूस कर सकते, लेकिन यहाँ पे जो महसूस करेगा वो सॉरी दुख महसूस करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप रख सकते हैं ही फेल्ट सॉरी, वह दुख महसूस किया। अब बचा क्या है, फॉर मिस्टेक हिज, तो किसके लिए, देखें तो फॉर माने के लिए, फॉर माने के लिए। अब मिस्टेक के साथ हिज है, मिस्टेक एक नाउन है, नाउन के पहले हिज क्या है, एक एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पे हिज हो जाएगा और यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। अब आपका कंप्लीट हो जाएगा, ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, वह अपने गलती के लिए पछतावा, दुख महसूस किया, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक एक नाउन है, नाउन के पहले एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, और उसके पहले क्या रखा जाता है, प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। तो नाउन के पहले प्रीपोजिशन, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखें, टेबल पुट माई ऑन बुक दिस, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट तो यहाँ पे नाउन प्रोनाउन हो सकता है, तो यहाँ पे कोई नाउन विशेष लग नहीं रहा है। टेबल तो मेज है, मेज तो मेज पे रखा ही जाएगा कोई सब किताब, मेज तो काम करेगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ ध्यान देंगे कोई भी नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट में यहाँ नहीं है, तो क्या करेंगे, आप पढ़े होंगे कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है वह इम्परेटिव सेंटेंस माना जाता है, उसको हम लोग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वर्ब क्या है, टेबल वर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ पे पुट माने रखना एक वर्ब है, ठीक है। तो इसी को आप लोग सब्जेक्ट मानेंगे, सब्जेक्ट तो होगा नहीं, यहाँ पे वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब सब्जेक्ट ना हो तो हम लोग वर्ब से स्टार्ट करें। पुट माने रखें, क्या रखें, रखेंगे दिस टेबल, दिस बुक होगा, पुट दिस बुक ऑन माई टेबल, लिखेंगे पुट, पुट माने रखें, क्या रखोगे, किताब रखोगे, दिस बुक, ठीक है। पुट माने रखिए, दिस बुक माने इस किताब को, इस किताब को कहाँ रखना है, टेबल पर रखना है, तो पर के लिए क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, क्योंकि जो ऑन है एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन नाउन की पहले आएगा, लेकिन टेबल किसका है, माई है, तो माई टेबल हो जाएगा। माई टेबल, टेबल एक नाउन हो गया,
और टेबल के पहले माई एक एडजेक्टिव पॉजिटिव और इसके पहले क्या आता है प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव और नाउन के पहले क्या होता है प्रोनाउन होता है। तो पुट दिस बुक ऑन माई टेबल, मेरे मेज पर इस किताब को रखिए। अगला है डू इन योर लिव मेरठ। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन मार्क लगा है, आप क्वेश्चन मार्क पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं सहायक क्रिया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है डू है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है तुरंत सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो हो जाएगा डू यू, क्या हो जाएगा डू यू। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है वर्ब होता है लिव। उसके बाद लिव माने रहना, अब कहाँ रहेंगे ऑब्जेक्ट है, तो मेरठ। तो यहाँ पे मेरठ क्या है एक नाउन है, नाउन के पहले क्या आता है एक एडजेक्टिव आता है या प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे इन हो जाएगा मेरठ, क्वेश्चन मार्क जैसे था। तो अगर डू यू लिव इन मेरठ, क्या आप मेरठ में रहते हैं, ये हो गया। अगला है टू इम्पॉसिबल लिव विदाउट इज वाटर। टू इम्पॉसिबल असंभव है, लिव माने रहना जीना, विदाउट माने के बिना, इज माने है वाटर बिना पानी, यानी पानी के बिना जीना संभव असंभव है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट ढूंढें, तो सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है क्योंकि पानी के बिना जीना असंभव है, ठीक है। तो पानी तो कोई काम कर नहीं रहा है, जो काम को करता है वही कर सब्जेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वर्ब क्या है लिव। अब देखें यहाँ पे टू, टू किसके लिए साथ आ सकता है, तो टू वर्ब के साथ आ सकता है। आप पढ़े होंगे कि अगर वर्ब के पहले आपका टू लगा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव बोलते हैं, इन्फिनिटिव और जीरेंट। वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो जीरेंट होता है, वर्ब के पहले टू आता है तो इन्फिनिटिव। एक सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट सबका काम करते हैं, ठीक है। ये आपके जो है नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो इसको क्या करेंगे, लिव के पहले आ जाएगा टू लिव, टू लिव माने रहना, ठीक है। अगर टू नहीं होता तो यहाँ पे लिविंग होता, ये टू लिव इन्फिनिटिव में है, अगर यहाँ पे टू हटा के आईएनजी लग जाता है लिविंग तो जीरेंड हो जाता है। ये सब सब्जेक्ट का भी काम कर जाते हैं। तो टू लिव यानी रहना जो है आपका किसके बिना रहना, विदाउट वाटर, विदाउट वाटर हो जाएगा। टू लिव यानी रहना या जीना विदाउट वाटर पानी के बिना इज इम्पॉसिबल, क्या है इम्पॉसिबल। टू लिव विदाउट वाटर इज इम्पॉसिबल यानी बिना पानी के रहना, टू लिव माने रहना, विदाउट वाटर बिना पानी के रहना, इज है इम्पॉसिबल मीन असंभव, बिना पानी के रहना असंभव है यानी बिना पानी के जीना। ऐसे भी आप लिख सकते हो टू लिव इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर, टू लिव इज इम्पॉसिबल यानी रहना असंभव है विदाउट वाटर पानी के। इस तरह से भी कर सकते हैं। अगला देखें, आई सा ओवर फ्लाइंग ऑन द हिल एरोप्लेन। एक प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में और कई बार ये पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखेंगे, आई सा मैंने देखा, ओवर माने ऊपर, फ्लाइंग माने उड़ते हुए, आइन माने एक, हिल माने पहाड़ी, एरोप्लेन माने हवाई जहाज। तो सब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई प्रोनाउन है वही सब्जेक्ट हो जाएगा आई। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, तो वर्ब है सी, सी का सेकंड फॉर्म सा। आई सा मैंने देखा, क्या देखा ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहाड़ी दिख रहे हैं कि एरोप्लेन, तो एरोप्लेन देखेंगे, लेकिन एरोप्लेन का सब्जेक्ट, एरोप्लेन का जो स्टार्टिंग है वो ए वावेल से स्टार्ट हो रहा है, तो वावेल के पहले क्या आएगा एन आएगा। तो एरोप्लेन का संबंध किससे हो जाएगा एन से हो जाएगा। तो हो जाएगा आई सा एन एरोप्लेन, मैंने एक हवाई जहाज देखा, ठीक है। अब बचा क्या है, लिखा बचा है ओवर फ्लाइंग द हिल्स। तो जब मैंने हवाई जहाज को देखा तो कहाँ देखा, फ्लाइंग माने उड़ती हुई, हवाई जहाज को देखा तो कैसा देखा, फ्लाइंग माने उड़ती हुई, और कहाँ पे उड़ रहा था, पहाड़ी के ऊपर, तो ओवर द हिल, लिखेंगे ओवर द हिल। अब आपका कंप्लीट हो गया, आई सा एन एरोप्लेन, मैंने एक हवाई जहाज देखा, फ्लाइंग माने उड़ती हुई,
उबर माने ऊपर, द हिल माने पहाड़ी की। मैंने पहाड़ी के ऊपर उड़ती हुई एक हवाई जहाज देखा। ठीक है, आपका कंप्लीट हो गया। बहुत बार, कई बार पेपर में पूछा गया है। अब देखें, लाइफ नॉट बेड रूजेज ऑफ इजे। आप पढ़े होंगे कि जीवन जो है मृत्यु की सैया नहीं है, यानी जीवन जो है फूलों की सेज नहीं है। जीवन को फूलों की सेज नहीं माना गया है। यह आपका जो है फिगर ऑफ स्पीच है। तो देखें, तो यहाँ पे सेंटेंस होता है, यहाँ पे जो लाइफ है वही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे लाइफ, लाइफ सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, तो लाइफ इज। और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आता है। ठीक है, लाइफ इज नॉट, जीवन नहीं है, क्या नहीं है, बेड ऑफ रोजेज। लिखेंगे लाइफ इज ए बेड ऑफ रोजेज। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, नहीं जीवन जो है फूलों की सेज नहीं है। तो इस तरह से आप लोग करेंगे। लाइफ सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। ठीक है, द बेड ऑफ रोज यानी फूलों की सेज। अगला देखेंगे, फीवर लास्ट बीन हैज फ्रॉम सफरिंग नाइट ही सिंस। आप लोग जब जो है बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो आप लिखते हैं कि ही अपने लिए आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, या ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम लास्ट सिंस नाइट। ठीक है, ऐसे आप लोग लिखते हैं। तो वहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, फीवर है कि लास्ट बीन हैज ही। तो यहाँ पे प्रोनाउन अगर आपको कहीं दिख जाए सेंटेंस में तो प्रोनाउन को ही आप लोग सब्जेक्ट मान लेंगे। तो यहाँ पे ही दिख रहा है तो हो जाएगा ही सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया होगी। तो सहायक क्रिया देखें, क्या आपको सहायक क्रिया दिख रही है, तो यहाँ पे सहायक क्रिया दिख रही है हैज। ठीक है, इज एम आर वाज वेयर विल सेल हैज हैव बीन, ये सब सहायक क्रिया होती हैं। तो ही सिंगुलर है तो हैज भी सिंगुलर होगा, हैज। ठीक है, अगर कहीं पे बीन दिखाई दे तो हैज के साथ बीन आता है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, तो बीन भी इसी के साथ हो जाएगा। अब ये तो सहायक क्रिया हो गई। अब जब हैज बीन या हैव बीन आता है तो मुख्य क्रिया जो आएगी उसकी फोर्थ फॉर्म लगेगी, आईएनजी वाला। तो आईएनजी वाला कौन सा फॉर्म है, आईएनजी वाला फॉर्म है जो सफरिंग है, SUFFERING हो गया। ही हैज बीन सफरिंग, वह पीड़ित है। अब सफरिंग के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, तो सफरिंग के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आता है फ्रॉम। और किससे पीड़ित हैं, अब पता है, फ्रॉम फीवर यानी बुखार से। हो गया, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है। अब बचा क्या, बचा आपका है नाइट बचा है, और सिंस बचा है, और लास्ट बचा है। तो सिंस किस लिए आता है, सिंस निश्चित समय के लिए आता है, तो पहले टाइम होता है सिंस हो जाएगा। और जो नाइट रात है वो कैसा रात है, लास्ट नाइट है, पिछली रात, LAST लास्ट नाइट हो जाएगा। तो आपका कंप्लीट हो गया। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, वह पिछली रात से बुखार से पीड़ित है। अगला देखें, लास्ट हिज रिग्रेटिंग सेलर द ग्रीडी क्राइड। लास्ट माने होता है हानि, और रिग्रेटिंग माने पछताना। ठीक है, हिज माने अपने, सेलर माने विक्रेता होता है, ग्रीडी माने लालची, क्राइड माने चिल्लाया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे जो है सेलर है, सेलर माना होता है विक्रेता, लेकिन सेलर की विशेषता बताई गई है कि सेलर कैसा है, ग्रीडी है, लालची है। ठीक है, तो अगर नाउन के पहले कोई, नाउन के साथ अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले आता है। ठीक है, जो नाउन की विशेषता बताता है। तो सेलर माने विक्रेता कैसा है, ग्रीडी है। तो लिखेंगे द ग्रीडी सेलर, द ग्रीडी सेलर यानी लालची विक्रेता। अब इस सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो यहाँ रिग्रेटिंग माने पछताना, यह भी एक वर्ब है, और क्राइड माने यह भी वर्ब है। तो यहाँ पे अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में है तो उसको हम लोग मेन फर्स्ट फॉर्म मानते हैं, फर्स्ट वर्ब मानेंगे। ठीक है, अपने किसी फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग फर्स्ट वर्ब मानेंगे। तो यहाँ पे क्राइड कर लेंगे, हो जाएगा द ग्रीडी सेलर क्राइड यानी लालची विक्रेता रोया। ठीक है, अब रोया तो बचा क्या है आपका, सेलर भी हो गया, द ग्रीडी भी हो गया, क्राइड हो गया, बचा आपका लास्ट इज रिग्रेटिंग। तो हो जाएगा आपका रिग्रेटिंग हिज लॉस,
रिग्रेटिंग हिज लॉस। इसका मतलब क्या हो गया, द ग्रीडी सेलर यानी लालची विक्रेता चिल्लाया, रिग्रेटिंग पछतावे पर, हिज लॉस माने अपनी हानि की, वह अपनी हानि की पछतावे पर चिल्लाते हुए रोया। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सेंटेंस को आगे, वे रिग्रेटिंग हिज लॉस इस तरह भी आगे कर सकते हैं, रिग्रेटिंग हिज लॉस यानी अपने पछतावे पर, यानी पछताते हुए, हो गया। अब हो जाएगा द ग्रीडी सेलर क्राइड। तो रिग्रेटिंग हिज लॉस द ग्रीडी सेलर क्राइड यानी लालची व्यक्ति जो है विक्रेता अपने पछताते हुए रोया। ठीक है, दोनों सही है, ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला, ऊपर वाला और बढ़िया होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, द ग्रीडी सेलर ये आपका सब्जेक्ट हो गया, क्राइड माने वर्ब हो गया, रिग्रेटिंग माने भी पछतावा हो गया, दोनों वर्ब हो गए, हिज लॉस अपने हानि पर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हो गया। बहुत बार पूछा गया है भी कई बार क्वेश्चन में, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। अगला देखेंगे, सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर वी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले ढूंढें, तो सब्जेक्ट में अगर प्रोनाउन आपको दिखे तो प्रोनाउन को ही सब्जेक्ट मान लेंगे, तो यहाँ पे वी है, वी लगा लेंगे। अब वी सब्जेक्ट हो गया तो हेल्पिंग वर्ब खोजेगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, ध्यान से देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब में मॉडल वर्ब भी आता है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, तो यहाँ पे शुड आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में वी शुड। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है, तो मेन वर्ब क्या आता है, सक्सेस माने सफलता, तो वर्ब है नहीं। हार्ड वर्क भी एक वर्ब नहीं है, हार्ड वर्क माने होता है परिश्रम। अगर हार्ड वर्क आप लिखते हैं तो वर्ब नहीं, एक नाउन है, लेकिन अगर आप इसी को वर्क हार्ड लिखेंगे तो वर्क हार्ड माने परिश्रम करना एक वर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्क हार्ड कर लेंगे। ठीक है, वर्क हार्ड माने परिश्रम करना, अगर यही हार्ड वर्क लिखा होता तो सिर्फ परिश्रम होता नाउन, इस चीज को ध्यान देंगे आप। वी शुड वर्क हार्ड, हमें परिश्रम करना चाहिए, किसके लिए, फॉर माने के लिए, किसके लिए, सक्सेस में सफलता के लिए, हमें सफलता के लिए जो है वी शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, हमें सफलता के लिए परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। ठीक है, तो वर्क हार्ड लिखना है, हार्ड वर्क नहीं लिखना है। ठीक है, अगर हार्ड वर्क लिखना है तो उसके आगे डू लगाना होगा, लेकिन यहाँ पे डू तो दिया नहीं है प्रश्न में, तो अपने मन से कुछ नहीं करना है, जो शब्द दिए गए हैं सेंटेंस में उसी को ही व्यवस्थित करके लिखना है, अपने मन से कुछ नहीं जोड़ना है। ठीक है, उसी को ध्यान रख के उसी में ही सेट करना है। अगला देखें, इट इज इट ए वाज साइट फाइन टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको तो मिल ही गया है, क्योंकि अगर इट है तो जरूर ही सब्जेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे सब्जेक्ट ना हो तो वहाँ पे इट का यूज किया जाता है, तो इट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसके साथ क्या लगेगा, सहायक क्रिया वाज लग जाएगा। इट वाज माने था, क्या था, ए साइट था, एक दृश्य था, और दृश्य कैसा था, फाइन माने अच्छा था, तो इट वाज ए फाइन साइट। ठीक है, फाइन साइट, हमने अभी क्या बोला है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है जो नाउन की विशेषता बताता है। इट वाज यह था, क्या था, साइट माने दृश्य था, लेकिन कैसा दृश्य था, ए फाइन माने एक सुंदर या अच्छा दृश्य था, किस लिए, अब बचा क्या है, टू सी, सी टू नहीं होता है बल्कि टू सी होता है, क्योंकि सी क्या एक वर्ब है, वर्ब के पहले टू आता है तो वह इन्फिनिटिव हो जाता है, तो हो जाएगा इट वाज ए फाइन साइट टू सी, यह दृश्य देखने में अच्छा था। ठीक है, यह दृश्य देखने में अच्छा था, सी टू नहीं होता बल्कि टू सी होता है, सी के पहले टू आ जाएगा, यानी वर्ब के पहले टू आके इन्फिनिटिव बना लेता है। ठीक है, अगला है, एडवाइज्ड द ही ब्रदर हिज टेक टू केयर हिज हेल्थ ऑफ। तो यहाँ पे अगर आपको सेंटेंस में कहीं प्रोनाउन दिखे तो उसको पहले पकड़ लें, तो प्रोनाउन क्या है, ही प्रोनाउन है, प्रोनाउन को ही सब्जेक्ट बना लेंगे, अगर किसी सेंटेंस में प्रोनाउन दिखता है तो उसको आप पकड़ें पहले और उसी को सब्जेक्ट बना लें, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका हो जाएगा ही। अब यहाँ पे देखें कोई सहायक क्रिया है, तो सहायक क्रिया आपको कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुख्य क्रिया पकड़ें, तो मुख्य क्रिया क्या है, एडवाइज्ड, एडवाइस माने क्या होता है, सलाह देना, और टेक केयर माने भी देखभाल करना होता है, तो टेक केयर माने देखभाल करना, ये भी एक आपकी क्रिया है, और एडवाइस भी क्रिया है, तो यहाँ पे एडवाइस को ही ध्यान रखना है, तो लिखेंगे ही एडवाइज्ड। आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे
रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में आप लोग जब सलाह दिया जाता है तो एडवाइज्ड कर लेते हैं। ही एडवाइज्ड, उसने सलाह दिया। किसको सलाह दिया? देखिए यहाँ पे हिज और हिज 2 बार आया है, तो एक हिज किसके लिए कहा? तो ही सलाह देगा तो उसमें सलाह किसको देगा? यहाँ पे नाउन क्या है? सलाह। तो यहाँ पे भाई है, ठीक है, भाई को सलाह दे सकता है। तो भाई किसका है? हिज, क्योंकि हिज किसके साथ आएगा? हिज नाउन के साथ आएगा, क्योंकि हिज एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव नाउन के पहले आएगा। तो नाउन ब्रदर है तो यहाँ पे हो जाएगा हिज ब्रदर, ठीक है। हिज पजेसिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है। ही एडवाइज्ड हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को सलाह दिया। अब किस लिए सलाह दिया? टेक केयर, ठीक है, टू टेक केयर हो जाएगा, देखभाल करने के लिए। किस लिए? टू टेक केयर। तो यहाँ पे टू लगा देंगे और टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर माने देखभाल करने के लिए। अब बचा क्या है? बचा हमारे पास हेल्थ बचा है और ऑफ। तो ऑफ पहले लगा देंगे, ऑफ लगाएंगे। और हेल्थ किसका होगा? अभी हमारे पास हिज बता है, तो हिज क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमारे नाउन के पहले आएगा, तो हेल्थ के आगे हिज हो जाएगा, हिज हेल्थ, HEALTH। अब हो जाएगा ही एडवाइज्ड हिज ब्रदर टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, उसने अपने भाई को सलाह दिया। किस लिए सलाह दिया? अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए, ठीक है। तो अगला दिखा, अंतिम है, हैज माई बुक टेकन हु। तो हु लगा है और इंट्रोगेशन मार्क लगा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं? सहायक क्रिया को आगे करते हैं। अगर डब्ल्यूएस फैमिली है तो सबसे आगे कर दें। तो यहाँ पे हु क्या है? डब्ल्यूएस फैमिली है, तो डब्ल्यूएस फैमिली को क्या करेंगे? सबसे आगे करेंगे। जब डब्ल्यूएस फैमिली हो जाता है तो उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज है, ठीक है। तो दोनों प्रश्नवाचक चीज़ों को हम लोग आगे ले लेते हैं। अगर डब्ल्यूएस फैमिली है तो सबसे पहले डब्ल्यूएस फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद तब क्या होता है? सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो वर्ब लिखेंगे। सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब लिखें, वर्ब है टेकन। टेकन क्यों लगा? हैज है के नाते, हैज जब आता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। हु हैज टेकन, किसने लिया है? क्या लिया है? बुक लिया है, लेकिन बुक किसका है? मेरा है, तो माई बुक हो जाएगा। हु हैज टेकन माई बुक और क्वेश्चन मार्क, कि मेरी बुक किताब जो है किसने ली। तो इस तरह से जो है आपकी 15 इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग सेंटेंस जो है कंप्लीट हुई, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग दोनों पार्ट को देख लेते हैं तो जो भी बोर्ड एग्जाम में आपके को प्रश्न आएगा इन्हीं में से आपको आ जाएगा, कोई बाहर से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने वही प्रश्न लिया है जो बोर्ड एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई तो उसको लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत जानकारी मिल जाए और आप लोग उसको पढ़ के उसका लाभ ले सकें। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।